लॉकडाउन उन्होंने लगा दिया तो हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन लग गया था तो वो हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे और इससे कंज्यूमर को बहुत नुकसान हो रहा। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको फाइनल प्रोडक्ट तो इंडिया बना लेता है, लेकिन उसके रॉ मटेरियल पे हमको कंप्लीटली किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से हम न तो रॉ मटेरियल, कहते हैं ना कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हिंदी में ऐसा कहते हैं। तो हम चिकन बिरयानी कैसे बनाएंगे यदि हमारे पास चिकन ही नहीं होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, ये मेडिसिन की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो हम मेडिसिन बनाते हैं ना, वो तो बहुत अच्छी बात है, हम बना लेते हैं, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल होता है उस मेडिसिन में, जो उस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जिस रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अभी हमारी कंट्री नहीं बनाती थी। इनफैक्ट अभी भी बहुत कम बन रहा है। तो इससे एक्चुअली में कंज्यूमर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इंपोर्ट हम कर ही नहीं पा रहे थे, तो रॉ मटेरियल आ ही नहीं रहा था, तो हम कैसे उसको फाइनल गुड्स बनाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे? तो इसी चीज को टैकल करने के लिए, हालांकि एक और चीज राइटर लिखते हैं कि ऐसा क्रिटिकल कंडीशंस भी आ सकती है। मान लीजिए, अभी मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना खूब करते रहते हैं। चाइना को इंडिया ने ऐसे कर दिया, वैसे जवाब दे दिया। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन जेनरिक चाइना ने भेजना बंद कर दिया ना, उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। जितने मेडिसिन आप बनाते हैं ना, फार्मास्यूटिकल हब माना जाता है इंडिया को, लेकिन उस फार्मास्यूटिकल हब मानने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो भी जेनरिक होता है, जेनरिक किसको बोलते हैं? जो उस मेडिसिन में उस रॉ मटेरियल का यूज होता है, तो वो सारे के सारे रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से। चाइना ने यदि इसको एक विपन की तरह यूज किया कि उसने रॉ मटेरियल देना ही बंद कर दिया, तो कहा तो ये गया था, एक न्यूज़पेपर में मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडिया में लाशों का अंबार लग जाए। तो अब ये कहना कि हम चाइना को बदला ले लिए और चाइना से बदला ले लिए, हम नहीं ले सकते जब तक हमारे यहाँ बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं बनती है, जो रॉ मटेरियल को खुद ही बनाने लगे। तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हम एटलीस्ट चाइना को, या जिस कंट्री से भी हम इंपोर्ट करते हैं, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे नॉलेज है और जहां तक मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम चीजें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो राइटर यही बोल रहे हैं कि एक एक चाइना इसको एज ए विपन की तरह भी यूज कर सकता है, एक क्रिटिकल विपन की तरह यूज कर सकता है, यदि मतलब हमारे रिश्ते और खराब होते चले गए तो। अब इन्होंने बताया है कि रॉ मटेरियल होता क्या है, जिसमें तीन चीजों की बात कही गई है। एपीआई की बात की गई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसके साथ साथ ड्रग इंटरमीडिएट की बात किया गया है, और की स्टार्टिंग मटेरियल्स की बात की गई है। मतलब ये तीन चीजें हैं। एपीआई, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके बाद ड्रग इंटरमीडिएट, और तीसरा कह रहा है की स्टार्टिंग मटेरियल्स, केएसएम। ये तीन ऐसे कंटेंट होते हैं जिनको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं किसी भी दवाई को बनाने में। दवाई के फाइनल मतलब मेडिसिन बना रहे हैं यदि हम, तो उसमें हम ये तीन मटेरियल्स को यूज करते हैं। ये तीन मटेरियल रॉ मटेरियल होता है। सबसे ज्यादा हम एपीआई, जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसका हम इंपोर्ट करते हैं चाइना के साथ। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, हमारे देश ने एक वो स्टार्ट किया, आत्मनिर्भर भारत। आप लोगों ने सुना होगा। और आत्मनिर्भर भारत में उन्होंने एक प्लान बनाया था, एक एक स्कीम लेके आए थे जिसका नाम था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। इसमें यह कहा गया कि आप मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करिएगा, तो जिस तरीके से आपकी प्रोडक्शन, जिस तरीके से आपकी सेल होते जाएगी, उस तरीके से हम आपको इंसेंटिव देते जाएंगे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए था सबसे पहले प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, लेकिन धीरे धीरे इसको दूसरे चीजों के लिए भी कर दिया गया, और फाइनली फार्मास्यूटिकल के लिए भी कर दिया गया। मतलब कि यदि मान लीजिए कि मैं दवाई बनाता हूँ, और मैं, मेरी कोई फैक्ट्री है मेडिसिन बनाने की, और मैं रॉ मटेरियल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ किसी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करके, तो मुझे गवर्नमेंट इस इंसेंटिव देगी, ऐसा ऐसा कहना था, ताकि वो प्रमोट कर सके कि हमारे देश में भी रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग की जाए, जिससे हमारा डिपेंडेंसी चाइना जैसी कंट्री पे कम से कम हो सके। अच्छी बात थी और बढ़िया स्कीम था, लेकिन इसका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहा। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहा। और कैसे नहीं रहा उसका एग्जाम्पल देते हैं राइटर। कहते हैं कि
आउट ऑफ 3000 फॉर्म्स, टोटल फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स आपके पास 3000 है, और 3000 में मात्र 239, मतलब 239 एप्लीकेशन ही आए आपके पास। ये कि हमको भी इंसेंटिव चाहिए, मतलब 3000 फॉर्म्स है आपके पास टोटल, और आपके पास एप्लीकेशन आ रहा है मात्र 239। आप समझिए कि आउट ऑफ 3000 फॉर्म्स ओनली 239 पीपल अप्लाइड फॉर टेकिंग द इंसेंटिव थ्रू दिस रूट और थ्रू दिस स्कीम। तो एक तो ये बात हो गई। अब ये 239 एप्लीकेशन आया, इसमें से इन्होंने 61 लोगों को सेलेक्ट कर लिया कि भाई ठीक है, तेरे को हमने दे दिया, तुम्हें हम इंसेंटिव दे देंगे, तुम स्टार्ट करो। अब जब इन्होंने 61 लोगों को दे दिया, तो इसमें से 11 लोगों ने खुद से खुद विड्रॉ कर लिया कि नहीं नहीं भाई, हमको नहीं चाहिए आपका। 61 लोग। अब वो ऐसा ही हुआ कि किसी ने यूपीएससी का एग्जाम लिखा, अच्छा रैंक नहीं आया, आईपीएस मिल रहा है, आईआरएस मिल रहा है, तो वो ज्वाइन भी नहीं कर रहा है, छोड़ दे रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। लेकिन इन इन लोगों ने, इनका नाम आ गया लिस्ट में, तब भी इन्होंने लिया ही नहीं उसका बेनिफिट। मतलब 61 लोग सेलेक्टेड हुए थे, जिसमें से 11 लोगों ने विड्रॉ कर लिया, बचे सिर्फ 50। तो 50 लोग इसके बेनिफिशियरीज थे, जबकि गवर्नमेंट के पास ये डेटा था कि मिनिमम 136 लोगों को बेनिफिशियरी रखना चाहिए था। लेकिन आउट ऑफ 239 इन्होंने मात्र 50 लोगों को बेनिफिशियरी रखा उस स्कीम से रिलेटेड, जबकि इनके पास फिगर था 136 का। 136 लोगों को खाना खिला सकते थे, एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 50 लोगों को खाना खिलाया, मतलब 136 लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा सकता था, बट इन्होंने सिर्फ 50 लोगों को बेनिफिट पहुंचाया। इसके साथ साथ एक और दिलचस्प बात बताई गई है। कहा गया है कि 41 प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल को बनाने की बात कही गई थी, जिसमें से 5 प्रोडक्ट्स के लिए तो एप्लीकेशन ही नहीं आया आपके पास। आप समझ रहे हैं ना, किसी शादी में 41 आइटम्स आप खाना खाने में बना रहे हैं, तो लोगों से डिमांड आई है, तो आपने 5 आइटम तो बनाया ही नहीं। उस तरीके की बात है कि 41 आइटम्स पे कह रहे थे कि हम तुमको इंसेंटिव दे देंगे, इस रॉ मटेरियल पे इंसेंटिव दे देंगे, इस रॉ मटेरियल पे इंसेंटिव दे देंगे, ऐसे करके 45 था। लेकिन उसमें से 5 के लिए तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं आएगी, भैया हम नहीं बनाएंगे, हम चाइना से लेके आते हैं, बहुत अच्छा है, हमारे बस की बात नहीं है। तो वो चीज है कि मतलब 5। तो ऐसा हुआ क्यों? अब राइटर ये बताते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। इसके पीछे 5 रीजन उन्होंने बताया है, और वहीं पे आर्टिकल खत्म हो जाता है। पहला रीजन है प्राइस मिसमैच। प्राइस मिसमैच का मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ। सपोज दैट कि ये मेरा लिप केयर है या लिप गार्ड है, जो भी कहते हैं। सपोज दैट कि ये जो है, ये अ, इसका जो रॉ मटेरियल है, वो हमको खुद से बनाने में 80 पैसे लग रहे हैं, 80 पैसे लग रहे हैं, सपोज दैट। और इसको हम यदि इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा 35 पैसा लग रहा है, 35 पैसे। आप समझिएगा कि इस लिप गार्ड के या लिप केयर, जो भी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, डॉक्टर डॉक्टर बाम, हाँ, तो उसको बनाने में जो जो रॉ मटेरियल लगता है, उसको हम यदि चाइना से मंगा रहे हैं या किसी दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं तो 35 पैसे लग रहे हैं, और हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका, तो 80 पैसे लग रहे हैं। अब यदि सरकार इस पे इंसेंटिव भी देगी तो कितना देगी? 15% दे देगी, मान लीजिए 15% दे देगी, तो 65 पैसे हो गया। तो अब एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज हैपनिंग, जहां जो चीज हमको 35 पैसे में मिल रहा है 35 पैसे में, वहां पे इंसेंटिव देने के बाद भी हमको 65 पैसे लग रहा है। हम क्यों बनाएंगे उसको? तो प्राइस मिसमैच का बहुत बड़ी बात है। तो अब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, सजेस्टिव अप्रोच भी देते हैं कि आइदर गवर्नमेंट और ज्यादा इंसेंटिव दे दे कि वो 35 पैसे की जगह 30 पैसे में बने, जो बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। या फिर ये देखे कि चाइना इतना सस्ते में कैसे बेच रहा है। तो चाइना सस्ते में इसलिए बेच रहा है कि चाइना की टेक्नोलॉजी एडवांस है। अब चाइना की टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो आप क्यों नहीं टेक्नोलॉजी पे जोर दे रहे हैं ना? आप डायरेक्टली फरमान जारी कर देते हैं कि ये बनाओ, हम तुमको पैसा देंगे। किस किस प्रोसेस से बनाएगा? वो टेक्नोलॉजी भी तो उसको लेके आइए इंडिया में, तभी तो हम भी 35 पैसे में और 30 पैसे में बना पाएंगे। तो ये चीज है। दूसरी बात इन्होंने ये बोला है कि वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन इस बात को नहीं माना है गवर्नमेंट ने। जो पुरानी कंपनी थी, जो बंद हो चुकी हैं, जिन्होंने मतलब स्टैब्लिश किया है कंपनी, लेकिन जो बंद हो चुकी हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करती थी, लेकिन किसी वजह से बंद हो गई हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला या कुछ भी कोई प्रॉब्लम था तो बंद हो चुकी हैं, उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि नई कंपनी स्टैब्लिश करो, संदीप कुमार नया कंपनी खोलेंगे, उसमें नया रॉ मटेरियल बनाएंगे, और तब जाके वो हमको इंसेंटिव देगा। जो पुरानी कंपनी है उसको भी तो कह सकते थे आप कि भाई आपकी कंपनी बंद हो चुकी है, आप स्टार्ट करिए, वही रॉ मटेरियल बनाना चालू करिए, हम आपको इंसेंटिव देंगे।
तो ऐसा नहीं किया है उन्होंने। अपना म्यूट कर लीजिएगा जिन्होंने म्यूट नहीं किया है। तीसरी बात इन्होंने ये बोला है कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, अब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया में खूब ज्यादा फ्लरिश हुई है। वो क्यों फ्लरिश हुई है? क्योंकि इन्होंने देखा है कि ट्रेड पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये तीनों सिंक्रोनाइज हैं। ये तीनों एक दूसरे से वेल कोऑर्डिनेटेड हैं और इसी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया का बहुत फ्लरिश हुआ है। लेकिन ये जो इस स्कीम को लेके आए हैं, ये गवर्नमेंट लेके आई है, इसमें माना जाता है कि इसमें बहुत सारी पॉलिसी को ध्यान में रख के इन्होंने स्कीम को नहीं बनाया है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग इसमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले। चौथी बात इन्होंने बोला है कि 75% जो दवाइयां होती है ना, वो छोटी कंपनी बनाती है, एमएसएमई टाइप की कंपनी बनाती है। लेकिन ये जो स्कीम है ये बड़ी फॉर्म्स को सबसे ज्यादा फायदा करेगी। तो अब वो 75% जब चला गया उसमें से तो 25% ही बचा। और बड़ी फॉर्म्स को आपके ये एपीआई से मतलब नहीं होता है। एपीआई तो कहते हैं किसी से ले लेंगे, उनको मेन ब्रांडिंग से मतलब होता है। तो वो एपीआई पे ध्यान नहीं देती है, रॉ मटेरियल पे ध्यान नहीं देंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और पांचवा इन्होंने ये बोला है कि नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड टेट्रासाइक्लाइन, ये चार ऐसी मेडिसिन हैं, चार ऐसे यूं कहें कि प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोई आया ही नहीं है। बताया ना, पांच पांच ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कोई इनको कोई एप्लीकेशन ही नहीं आया कि हम बनाएंगे। उस पांच में से चार का नाम भी दे दिया है हिंदू ने, जिसमें नियोमाइसिन बताया है, जेंटामाइसिन बताया है, क्लिंडामाइसिन बताया है, टेट्रासाइक्लाइन बताया है। ये चार ऐसी चीजें हैं जिसका कोई एप्लीकेशन नहीं आया आउट ऑफ 5। तो गवर्नमेंट ये कह रहा है कि हो सकता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी इंडस्ट्री के लिए यूजफुल नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हो सकता है कि वो पब्लिक हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव लेती है कि ये पीएसयू वालों को दे दे बनाने के लिए, कि भाई तुम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, तुम इसको बनाओ, रॉ मटेरियल को इसमें जो होता है। तो इस तरीके से यदि किया जाए तो, और कहा भी जाता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसीलिए फ्लरिश हुई कि इसमें पीएसयू ने इंटरवीन किया था, पीएसयू काफी ज्यादा हेल्प किया था। तो इसी तरीके से पीएसयू को दे दो। इंडस्ट्री यदि नहीं ले रही है, उस चीज को नहीं बनाने के लिए कह रही है, तो पीएसयू को दे दो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। काफी अच्छे सजेस्टिव अप्रोच है। आई थिंक इस तरीके से यदि इनिशिएटिव लिया जाए तो डेफिनेटली हम एक फार्मास्यूटिकल हब के रूप में, अभी अभी भी हैं हम, लेकिन हम जेनरिक के लिए किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहते हैं। वो ऐसा वक्त आएगा कि हम जेनरिक भी